चलिए, IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें पूरी केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कितने कंपाउंड्स होंगे? लगभग 20,000। अच्छा, बता चुका हूँ मैं पहले। तो उसमें लगभग 20,000 कंपाउंड हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गिने चुने 6-7 एलिमेंट से बनते हैं, उसमें लगभग 20 लाख एलिमेंट हैं। तो ऑब्वियसली अगर 20 लाख एलिमेंट है तो सबके कॉमन नेम नहीं रख सकते, है ना। उन जो भी कुछ नाम हैं, जो बहुत सारे जो नाम रखे हुए हैं, वे उनकी जनरल कहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं या उस टाइप की कॉमन प्रॉपर्टी के बेस पर रखे हुए हैं, है ना। जैसे टोलवीन का नाम टोलू के पेड़ से निकलता है तो टोलवीन है ना। तो आप जनरल नेम कितने रखोगे? जैसे वो सत्ते में सत्ता फिल्म थी, तो उसमें वो हेमामालिनी पूछती है कि तुम 7 भाई हो तो तुम्हारी माँ ने नाम जो है रवि, सोम, बुध ये रख दिए। वो 7 से ज़्यादा होते तो क्या परेशानी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, ये रख लेते। लेकिन ये तो हंसने वाली बात है। लेकिन अगर 20 भाई होते तो कैसा रखते, है ना। तो वही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 लाख कंपाउंड्स हैं, तो आप उनके कॉमन नेम से नहीं चल सकते। आपको नेमिंग की एक पर्टिकुलर एक तरीके से स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, एक तरीके की ग्रामर बनानी पड़ेगी कि भाई इस कंपाउंड का नाम इस तरीके से बुलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लो एक कंपाउंड है यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। इस कंपाउंड का जो नाम है कुछ इस तरीके से है, 3-मिथाइल ब्यूटेन ओल, है ना, ब्यूटेन 1 ओल, ये इसका नाम है। 3-मिथाइल ब्यूटेन ओल, BUTAN, ब्यूटेन ओल, है ना, ई नहीं है, ब्यूटेन 3-मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ये इसका नाम है। तो इसका जो भी IUPAC जो नेम है वो 4 पार्ट में होते हैं बेसिकली, है ना। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल है, तो जो इंग्लिश ग्रामर है वो भी आई अलग यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम वर्ब है ना, इस तरीके से होता है ना। हाँ, तो ये इस तरीके से 3-4 पार्ट में टुकड़े में होते हैं, तब ये चीज़ें जुड़ती हैं, तब एक सेंटेंस आपका बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो IUPAC नेम है, जो IUPAC नेम है वो कुछ इस तरीके से होता है। प्रीफिक्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है वर्ड रूट के बाद आपका आता है प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी सफिक्स। इस तरीके से नेम की आपकी स्ट्रक्चर ये चलती है ना। इस तरीके से आपकी नेम की स्ट्रक्चर चलती है। इस नाम को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3-मिथाइल जो है, 3-मिथाइल यहाँ पे आपका प्रीफिक्स है। 3-मिथाइल आपका यहाँ पर क्या प्रीफिक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा गया है जो ब्यूटेन है उसमें 3 लेटर, ये BUT, ये जो BUT है ये यहाँ पर वर्ड रूट है, ठीक है। उस ब्यूटेन के बाद 2 लेटर जुड़े हैं AN, है ना। AN के बाद में जो E है, E नहीं है तो AN है, केवल A और N। ये यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स है, ये यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स है। उसके बाद यहाँ पर 1 ओल या सिंपल इस नाम में तो ओल भी हो सकता है, 1 ओल जो यहाँ पर जुड़ा है ये यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स है, ये यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स है। तो इस तरीके से नाम ये जुड़ा है।
ये सिमिलर उसी तरीके से आई एम गोइंग टू स्कूल या मैं स्कूल जाता हूँ, जो भी हिंदी की ग्रामर है, अंग्रेजी ग्रामर है, उसी तरीके से IUPAC नेम की भी अपनी एक ग्रामर है कि इस तरीके से जोड़े जाएंगे, है ना। तो जब आप अगर मान लो अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो आप क्लास 3-4 में ये पढ़ते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले ये पढ़ते हो ना, तब आप सेंटेंस जोड़ना शुरू करते हो। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से ग्रामर पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि वर्ड रूट क्या होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। तो इसके जानने का इस तरीके से क्रम रहेगा, है ना। पहले हम जानेंगे वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स और फिर उसके बाद ये प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंपाउंड्स की नेमिंग पर आएंगे, ठीक। तो ये लिखिए अभी। Oh, good morning. I need to stand there. चलो लिख लिया ये। Yes, sir. चलिए तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, वर्ड रूट जानेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकंड सफिक्स, फिर प्रीफिक्स, ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी चीज है वर्ड रूट। वर्ड रूट जैसे कोई बाइक है ना, बाइक में वे सब जो हेडलाइट है, पेट्रोल की टंकी है, उसकी सीट है, उसकी किक है, उसके पहिए, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? चेसिस से, है ना। तो सबसे पहले अगर एक बाइक को असेंबल करना तो एक चेसिस होगी, उस चेसिस पे फिर आगे वाला पहिया जोड़ेंगे, पीछे वाला पहिया जोड़ेंगे, टंकी लगाएंगे, हेडलाइट लगाएंगे, तो वो एक पूरी बाइक बनेगी। तो फंडामेंटल क्या है? चेसिस है ना। और चेसिस पर सारी चीज़ें जुड़ती हैं और तब एक बाइक बनती है। तो ये जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट भी इसी तरीके से एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की चेसिस हमारी होगी। दैट मीन्स वो यहाँ पे कहता है कि एक पहले एक कार्बन कार्बन की एक चैन होगी, है ना। कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन। इस कार्बन की चैन में फिर कुछ कुछ लगेंगे। जैसे आप अभी जो मॉलिक्यूल था, इसमें एक कार्बन की चैन थी, उसमें एक नीचे से इधर CH3 लगा था, इधर एक OH लगा था, तो वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। तो हमेशा फंडामेंटली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन चैन होगी और उसमें कुछ कुछ ग्रुप जुड़ेंगे, तब जाके पूरा मॉलिक्यूल बनता है। तो सबसे जो फंडामेंटल चीज़ है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, एक कार्बन की चैन है, और उस कार्बन की चैन का जो नेमिंग है वो उसे बोला जाता है वर्ड रूट, ठीक है।
समझ में आया? तो जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन कार्बन की एक चेन है और उस चेन से फंडामेंटली सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो फंडामेंटल जो चेन है उसको नेमिंग जो करते हैं उसे बोलते हैं वर्ड रूट। तो लिखिए, द वर्ड रूट रिप्रेजेंट the word root represent the number of carbon atoms in the carbon chain comma known as parent chain known as parent chain full stop. It is considered as the backbone of a molecule. It is considered as the backbone of a molecule. It is considered as the backbone of a molecule. Backbone of a molecule मतलब यहीं से सब शुरू होएगा। एक कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की 5 कार्बन की, अब उस पर कुछ कुछ ग्रुप लगेंगे, Cl लगा दिया, OH लगा दिया, CH लगा दिया, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग यहाँ पे कैसे होती है, तो आप कॉपी को 2 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चैन, ऐसे लिखिए, यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चैन और नेम एज वर्ड रूट, नेम एज वर्ड रूट। जैसे मॉलिक्यूल होता है CH4, उसका नाम पता आपको, मीथेन। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, मीथ प्लस एन, METH प्लस ANE। तो यहाँ जो METH है वो एक कार्बन के लिए, एक कार्बन अगर है तो उसे भी तो बोल सकते हैं, पेरेंट चैन है, बस एक कार्बन है तो मिथ यहाँ पर है। जैसे C2H6, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम होता है उसका, इथेन। तो ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, इथ प्लस एन, ETH प्लस एन। तो ऐसे ये जो METH आ रहा है, जो ETH आ रहा है, ऐसी 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो PROP, ये जो लेटर हैं ये वर्ड रूट हैं। तो लिखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4, लिख लीजिए 13 तक, 1 2 3 4 ऐसे 13 तक लिखिए। नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4 ऐसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन चैन में कितने एटम हैं, 13 तक लिखिए। लिखा? तो 1 का नाम हो जाता है मिथ, METH, है ना, लिखिए METH, मिथ, है ना। 2 का नाम हो जाता है इथ, ETH। 3 का नाम प्रोप, PROP। 4 का नाम ब्यूट, BUT। 5 का नाम पेंट, PENT। 6 का नाम हेक्स, HEX। 7 का नाम हेप्ट, HEPT, हेप्ट, है ना। 8 का नाम ऑक्ट, OCT। 9 का 9 कार्बन पे नॉन, NON, हाँ NON। 10 का नाम डेक, DEC, ठीक है, लिख रहे हो ना। 11 का नाम अनडेक, UNDEC। 12 का नाम डोडेक, DODEC। 13 का नाम ट्राइडेक, TRIDEC, ठीक है। इस तरीके से कार्बन जब चैन होगी तो उसमें ये नहीं होगा। अगली चीज आती है प्राइमरी सफिक्स। पहली चीज हमारी हो गई, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं अभी। सेकंड चीज हम आपकी है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जैसा अभी जो नाम था उसमें था 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल या ब्यूटेनोल। तो ब्यूटेन जो था, ब्यूट प्लस एन था और उसके बाद में ओल था। तो ओल तो आपका सेकेंडरी सफिक्स है, उससे पहले जो एन था, AN, जो AN है वो आपका प्राइमरी सफिक्स है। ये जो एन है
या फिर जैसे आपको नाम पता हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम होता है उसका? इथीन होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम है इथीन, आपने पढ़ा हो क्लास 10 में। वहीं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम इथेन है, तो इथेन है वहां इथीन है। तो एन और इन, ये एन, इन, आइन, ये जो आपके होते हैं ये एक तरीके से कार्बन की चेन में अनसैचुरेशन को दिखाते हैं कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और उनको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या दिखाता है? कार्बन चेन के अंदर अनसैचुरेशन या सैचुरेशन को दिखाता है। अगर सैचुरेशन है तो एन आएगा, एन, और अगर अनसैचुरेशन तो इन या आइन आएगा। तो लिखिए इसे। प्राइमरी सफिक्स इज यूज्ड primary suffix is used to indicate saturation, saturation और unsaturation, saturation और unsaturation in carbon chain, full stop. While writing name, primary suffix is added to word root. Primary suffix is added to word root. Primary suffix is added to word root. जैसे देखिए, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH3। अगर आपको कार्बन की चेन में कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो वो सैचुरेटेड बोला जाता है ना, एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। इसका जैसे नाम है, इसका नाम है प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। तो ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, PROP और प्लस ANE। तो जो लास्ट में हमने 3 लेटर लगाए हैं ANE, ये प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हमें एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूल ये अनसैचुरेटेड है। डबल दिखे या ट्रिपल दिखे वो अनसैचुरेशन को दिखाता है। इस मॉलिक्यूल का नाम है प्रोपीन, PROPENE। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है PROP प्लस ENE। ठीक है, तो जो लास्ट में हमने 3 लेटर लगाए हैं ANE या ENE, यही आपके प्राइमरी सफिक्स हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, टाइप ऑफ कार्बन चेन और प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स है ना, नेम एज प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर क्या है? सैचुरेटेड कार्बन चेन है ना, सैचुरेटेड कार्बन चेन। तो सैचुरेटेड कार्बन चेन में जो नेम एज प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स होता है वो होता है एन, है ना, ANE। नेक्स्ट देखिए अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। अब अनसैचुरेटेड कार्बन चेन के अंदर ये आपका पहला केस था, ये आपका दूसरा है। अब दूसरे के अंदर यहां पर देखिए A, यहां पर आपका हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी एक अनसैचुरेशन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी एक अनसैचुरेशन है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए होता है ENE, तो यहां पे आपका होता है ENE। नेक्स्ट देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके लिए होता है YNE। ठीक है, वहीं पर अगर 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो हम डाईईन इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड इधर आ गया, एक आगे चेन में चले, फिर एक डबल बॉन्ड ये आ गया, तो दोनों के लिए आप डाईईन, है ना, डाई DIENE। उसी तरीके से मान लो 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ गए तो डाई
YNA, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। हो गया। अगली चीज पे चलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। आई लिखा है, आई कौन सा? सर वो ट्रिपल बॉन्ड तो ही कह रहा 4 N लिखा। फुल भी लग रहा है सर, आप कुछ बताओ। कहाँ पे? सर जो ये बी पार्ट है सेकेंडरी में, उसमें ये कह रहा 4 N लिखा। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के बाद लगता है, और ये तब लगेगा जब कार्बन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, है ना। जैसे OH होता है, अल्कोहल है, तो आपको अल्कोहल को बताना पड़ेगा, है ना। जैसा आपका CHO है, एल्डिहाइड है ना, COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बन चेन में लगे हुए। तो इनको बताने के लिए, है ना, इनको बताने के लिए जो लगता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो लिखिए सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड, सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप, टू इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप in an organic compound, to indicate functional group in organic compound. It is added with primary suffix, it is added with primary suffix by dropping its terminal letter E, by dropping its terminal letter, inverted commas में क्लोज करके E, by dropping its terminal letter E, है ना। जैसे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है CH3 CH CH3 CH2 CH2 COOH। यहाँ पर एक सिंगल कंटिन्यूस एक चैन जिसमें कार्बन से कार्बन जुड़ा हो, वो आपकी 1 2 3 4 5, ये पांचवा भी तो कार्बन है ना। बेशक ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हो, लेकिन कार्बन से जुड़ी हुई जो चैन है उसमें 5 कार्बन हमें मिल रहे हैं। इस कंपाउंड का अगर आप नाम देखें तो इस कंपाउंड का नाम आपका 4-मिथाइल BUTAN OIC एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर कैसे लिखा गया है नाम, 4 मिथाइल, BUTANE, ये ई था, ई यहाँ से हटा दिया है, लास्ट का लेटर ई ड्रॉप कर दिया है, और उसके साथ में यहाँ पे OIC ओइक एसिड यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 मिथाइल प्लस BUT ब्यूट प्लस एन, लास्ट का ई लेटर ड्रॉप किया है, प्लस ओइक एसिड। इस तरीके से नाम आपका बना है। ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है, ये आपका वर्ड रूट है, ये आपका क्या है बताइए, एन क्या है, AN प्राइमरी सफिक्स है, और ये जो अब यहां पे लगा है ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, ये लिखिए। ओह सॉरी, पेंट लिखना ना, 5 कार्बन थे ना, हाँ तो 5, वैसे नहीं, वैसे है ही 5। PANT, पेंटेनोइक एसिड। बाहर धूल चल, धूल है, धूल। फैन, हाँ फैन खोला देता हूँ, बाहर धूल से चल। हो गया। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH, यहां पर CH3 की जगह OH में लगा देता हूं, CH2 CH2 COOH। मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है, तो OH क्या है, एक एल्कोहल एज ए फंक्शन ग्रुप होता है जो मॉलिक्यूल को बताता है कि कंपाउंड एल्कोहल है। वहीं COH भी एक फंक्शन ग्रुप है जो बताता है मॉलिक्यूल को ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर इस मॉलिक्यूल में दो फंक्शन ग्रुप आपको दिख रहे हैं तो क्या करें, यहाँ पर दोनों के नाम एज ए सेकेंडरी सफिक्स में लिख दें, ओल ओइक एसिड? नहीं, अरे नहीं, सेकेंडरी सफिक्स हमेशा एक ही होगा। दैट मीन्स एक कंपाउंड के अंदर एक ही फंक्शन ग्रुप, मेन जो एक फंक्शन ग्रुप है वो एक ही माना जाएगा, है ना, या तो अल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो यहाँ पर फिर अब बात आती है कि कौन से ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अभी हम देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी अल्कोहल से ज़्यादा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ओइक एसिड है वो तो हम एज ए सेकेंडरी सफिक्स लिख देंगे। फिर जो OH का जो हाइड्रोक्सी है उसका क्या करेंगे, तो OH का नाम कैसे लिखा जाएगा और OH का नाम कहाँ लिखा जाएगा? देखिए, प्राइमरी सफिक्स केवल एक ही होगा, एन इन आइन, इन्हीं में घूमता रहेगा। जो प्राइमरी सफिक्स है वो हमेशा एन इन आइन इनमें ही घूमेगा। सेकेंडरी सफिक्स हमेशा एक ही होगा जो भी उसका मेन फंक्शन ग्रुप है। तो फिर ये जो फंक्शन ग्रुप है इसको क्या किया जाएगा? हाँ, OH को अब क्या किया जाएगा? तो OH को अब एक प्रीफिक्स में मान लिया जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर COH यहाँ पर नहीं होता, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे जो है
यहाँ पर H लगा दूँ, CH3 बना दूँ, ये कर दूँ मैं यहाँ पे CH3, तब ये मेन आपका फंक्शन ग्रुप है। तब ये कंपाउंड आपका ब्यूटेनॉल, मतलब 2 ब्यूटेनॉल इस तरीके से बोले जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल बोल दिया जाएगा। एल्कोहल ही यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप है। लेकिन जैसे ही इससे बड़ा फंक्शन ग्रुप आएगा तब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सीधा प्रीफिक्स में बुलाया जाएगा। इसका जो नाम है एज ए प्रीफिक्स में बुलाया जाएगा। अगर इसका नाम प्रीफिक्स में बुलाया जाएगा तो यहाँ पर एक जो भी हमारे पास फंक्शन ग्रुप होंगे उनके दो नाम होंगे, जब वो एज ए मेन फंक्शन ग्रुप होगा और जब उसको एज ए प्रीफिक्स में बुलाया जा रहा है ना। जैसे OH अगर मेन फंक्शन ग्रुप है तो उसका नाम ओल है, अभी हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल में भी देखा ओल है ना। और अगर यहाँ पर ये एज ए प्रीफिक्स में बुलाया जा रहा है तब उसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है। तो जो भी फंक्शन ग्रुप है उनके दो नाम होंगे, एक नाम जब वो मोर सीनियर ग्रुप है ना, मेन फंक्शन ग्रुप है, और एक नाम जब वो उससे ज़्यादा सीनियर फंक्शन ग्रुप वहाँ पर मौजूद है और उसे प्रीफिक्स में बुलाया जा रहा है तो उसका नाम एज ए प्रीफिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो नाम है ये यहाँ इस कार्बन से नेमिंग होगी तो 1 2 3 4, इसका नाम 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो PENT पेंट, फिर एन, और यहाँ पे फिर ओइक, और यहाँ पर एसिड, ये होगा। और अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो इसका नाम यहाँ पे ओल बाद में लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको लिखिए, फिर अब हम पहले ये लिखिए PhD पीछे खुद लेके पीछे दे देना। इस पे यहाँ पे नाम लिख के साइन कर देना, ये मिले ना शीट, नाम लिखना फिर साइन कर देना और फिर पीछे पास कर देना। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे, नाम लिख के साइन कर दो। लिखिए, देखिए इस कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप हैं, अल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स या पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो लिखिए इसमें, इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड नाम और फिर आगे साइन ऐसे करने थे, ठीक है, नाम आगे साइन। इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, अरे भाई सुनिए थोड़ा, वो यहाँ पे कह रहा है कि जब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होंगे तब एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसको तो मेन सीनियर फंक्शन ग्रुप माना जाएगा, उसके अलावा जितने भी वहाँ पे फंक्शन ग्रुप हैं उन्हें एज ए प्रीफिक्स में बुलाया जाएगा और प्रीफिक्स में उनका अपना अलग से नाम होगा। ठीक है, तो लिखिए, इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कॉमा वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एक पर्टिकुलर जो फंक्शन ग्रुप होगा उसे तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बुलाया जाएगा और उसका नाम किस में लिखा जाएगा, उसका नाम सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाएगा, है ना। आगे लिखिए, एंड इंडिकेटेड बाय सेकेंडरी सफिक्स ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एंड इंडिकेटेड बाय सेकेंडरी सफिक्स, indicated by secondary suffix while other functional group ब्रैकेट में लिख लीजिएगा S, ग्रुप या ग्रुप्स, while other functional group या ग्रुप्स are treated as substituents
are treated as substituents and indicated by prefixes फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ ग्रुप is given in the following table। तो अब एक पूरा हमें पेज चाहिए, है ना, पूरा हमें पेज यहाँ पे चाहिए। इसको आपको डिवाइड करना है 20-20-20-40 में, है ना, 20-20-20-40 की डायमेंशन में। कॉलम, जो कॉलम है पूरे पेज के वो 20-20-20-60 हो गए। अब 40, लास्ट वाला कॉलम हमें बड़ा चाहिए, नहीं समझे। एक पेज की जो चौड़ाई है वो 100% अगर है तो 20%, 20%, 20% और 40% हैं। 20-20-20-40 तो ऑब्वियसली 4 कॉलम चाहिए हमें। बीस 40 है तो सब खत्म नहीं होगी जगह। लंबाई पूरा एक पेज चाहिए, एक पेज चाहिए। जनरल नेम, फंक्शनल ग्रुप, suffix, ठीक है। ये 4 कॉलम हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉलम हमें चाहिए। चलेगा, फिर दोनों पेज लगेंगे, है ना। एक देखिए, एक जनरल नेम फंक्शन ग्रुप क्या है। वो फंक्शन ग्रुप 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो खुद सीनियर मोस्ट है ना, खुद सीनियर मोस्ट है तो उसका नाम एज ए सेकेंडरी सफिक्स आएगा, या उससे ज़्यादा सीनियर मोस्ट कोई मौजूद है और वो खुद एज ए जूनियर है। जैसे कि हम बात करें OH की, तो OH से सीनियर मोस्ट मौजूद है COH, और OH अब एक जूनियर फंक्शन ग्रुप है, तो जूनियर में उसका नाम एज ए प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, उसका नाम क्या है। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन ग्रुप 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो खुद सीनियर है या उससे सीनियर मौजूद है, 2 ही बातें हैं। खुद सीनियर है तो उसका नाम सेकेंडरी सफिक्स में कुछ होगा, और अगर वो जूनियर है तो फिर उसका नाम जूनियर है तो फिर वो एज ए प्रीफिक्स में भी उसका नाम कुछ होगा। तो चलिए देखिए, पहला फंक्शन ग्रुप आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शन ग्रुप है क्या होता है? COH, है ना, C डबल बॉन्ड O OH। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, तो इसका नाम होता है ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड।
ओइक एसिड और यहाँ पर कार्बोक्सी देखिए, अगर यही सबसे सीनियर फंक्शन ग्रुप है, सबसे हायर प्रायोरिटी पे यही है, सबसे हायर प्रायोरिटी पे यही है, तो फिर इसका नाम एज ए प्रीफिक्स के कॉलम में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे हायर तो कोई तो होगा ना। और मैं कह रहा हूं कि सबसे हायर COH ही है, तो COH का केवल एज ए सेकेंडरी सफिक्स नाम होना चाहिए, प्रीफिक्स में नाम होना ही नहीं चाहिए ना। बोलिए, नहीं बात जम रही? जैसे कोई MLA है, MP है, MP उससे बड़ा माना जाएगा, उससे बड़ा कोई मंत्री है, उससे बड़ा मुख्यमंत्री है, फिर प्रधानमंत्री है। मान लो प्रधानमंत्री सबसे ऊंची पोस्ट है, तो अगर प्रधानमंत्री है तो फिर प्रधानमंत्री सबसे सीनियर हो गया ना, फिर उसके वो जूनियर कैसे हो रहा है फिर? तो जूनियर तब हो रहा है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के ही एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप हैं। तब ऐसे केस में मान लो 3 फंक्शन ग्रुप हैं या 2 फंक्शन ग्रुप हैं, 2 में से कई बार एक को सीनियर और एक को जूनियर टाइप से मान लिया जाता है, हालांकि वे दोनों मेन एक ही हैं फंक्शन ग्रुप COH, लेकिन कई बार एक को सीनियर और एक को जूनियर मान लिया जाता है। तो अगर COH ग्रुप एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तब उसका नाम एज ए प्रीफिक्स में भी हो सकता है। तो यहाँ पर इफ़ मोर देन 1 COH ग्रुप आर प्रेजेंट, है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन मोर देन 1 COH ग्रुप आर प्रेजेंट, तब इसका नाम एज ए प्रीफिक्स में हो सकता है। अगला देखिए सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका नाम सल्फोनिक एसिड ही है, सल्फोनिक एसिड ही है, और इसका सल्फो SULPHO सल्फो। तीसरा है आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड में ये होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, इसका नाम होता है एल्केनॉइल, एल्केनॉइल ऑक्सी कार्बोनिल, एस्टर, C डबल बॉन्ड O O8 OAT R C डबल बॉन्ड O having senior देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। एस्टर, ये एस्टर ग्रुप है। जैसे एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में भी 2 वैलेंसीज ओपन है ये, है ना, लेकिन ये ग्रुप जो है ये सिमेट्रिक है ये, ठीक। एस्टर जो फंक्शन ग्रुप है वो सिमेट्रिक नहीं है, इधर और इधर, ये सिमेट्रिक फंक्शन ग्रुप थोड़ा ना है।
सिमेट्रिक नहीं है। तो जब हम प्रीफिक्स में उसकी बात कर रहे हैं तो ये दो तरीके से जुड़ सकता है। इधर की साइड में मेरी एल्काइल चैन है जिसके पास सीनियर फंक्शन ग्रुप मौजूद है, मान लो CH मौजूद है। इधर एक फंक्शन चैन है जिसमें CH मौजूद है। अब ये जो ग्रुप है, जो एस्टर का ग्रुप है, एल्काइल चैन के साथ इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है कि उसका O जुड़े, इस एल्काइल चैन के साथ O जुड़ा है, या एल्काइल चैन है उसके साथ इस एस्टर ग्रुप का क्या जुड़ा है, ये जो एल्काइल चैन है जिसके पास सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है उसके साथ ये जुड़ा है ना, ये किस तरीके से जुड़ा है, क्या जुड़ा है, इसका कार्बन जुड़ा है, इसका कार्बन जुड़ा है और इसमें O जुड़ा है। तो दोनों केस में हमें अलग अलग बताना पड़ेगा ना कि जुड़ा किस तरीके से है। मैं अगर ये दो डिफरेंट तरीके से जुड़ सकता है तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं बन जाएंगे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो फिर उनके नाम भी तो अलग अलग होंगे ना। तो जब ये O जुड़ेगा तब इसका नाम एल्केनोलोक्सी है, और जब ये C इस तरीके से जुड़ता है तब इसका नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल है ना। इन्हें डिटेल में आगे चर्चा किया जाएगा, लेकिन इसके दो नाम क्यों हैं वो मैंने अभी यहाँ पे बताया है। हैं? ये एस्टर के हैं, ये सब का क्या मतलब है? नहीं, ये दोनों। हाँ, ये दोनों एस्टर के ही हैं। नेक्स्ट आपका है एसिड हैलाइड। ठीक है, ये लिखिए। मैं भी लिखूंगा सामने, आपके सामने बैठे। एक बार ये देखिए तो एक्स्ट्रा लास्ट वाले कॉलम में लिख दूं। ये सीक्वेंस के हिसाब से थोड़ी है किसी। ऊपर वाला हाई प्रायोरिटी का, नीचे वाला लो प्रायोरिटी की है। और मैं एक्स्ट्रा को सबसे नीचे लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लाओ भाई वो शीट लाओ। अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 11 हैं? 3 4 5 6 7 5 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुमने दोबारा करे थे ना साइन, या नहीं करे थे? दोबारा से करे थे? अच्छा ठीक है, तो फिर 13 हो रहे हैं। तुमने दोबारा से किया था? अच्छा ये तुम्हारा ये है, अच्छा ठीक है।
सर दोनों सेम ही एल्काइल चेन हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। हाँ तो एल्काइल चेन तो सेम ही है, उससे जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो अलग है ना। एस्टर तक हो गए ओके। चलिए कैसे करूँ। चलिए अगला है एमाइड। क्या नाम एमाइड कार्बोमोइल। सर इसका कार्बोमोइल है ना। कार्बामोइल MOYL। और उसके वाला नाइन हेलो कार्बोमोइल। देखिए जो एल्डिहाइड है एज ए प्रीफिक्स में उसके दो तरीके से नाम हो सकते हैं। जब हमने इसके पास भी एक कार्बन है, जब पेरेंट चैन को एक तरीके से पेरेंट चैन के कार्बन की नंबरिंग करते टाइम पेरेंट चैन में इसका कार्बन अगर इंक्लूड हो गया है तो इसका नाम ऑक्सो लिखा जाएगा, और अगर इंक्लूड नहीं हुआ है तो इसका नाम फॉर्मल लिखा जाएगा, FORMYL, है ना। जब आएंगे स्ट्रक्चर तब इसको वापस से देखेंगे। कीटोन, तो ये आपका C डबल बॉन्ड O, ओन, यहाँ पर आपका कीटो और ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो, कुछ भी नाम आप इसे बुला सकते हो। देखिए ऑक्सो इसके पास भी है, ऑक्सो इसके पास भी है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा ऑक्सो किसके लिए यूज किया गया है? जब स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, है ना। अल्कोहल, ओल, हाइड्रोक्सी,
ठीक है, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। कल को हम जानेंगे प्रीफिक्स और उसके बाद फिर नेमिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है।